हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको मानव भूगोल 12th क्लास के ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र के शॉर्ट एवं लॉन्ग क्वेश्चंस का एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप इसको अच्छे ढंग से सुनते हैं, देखते हैं और इसे अपने कॉपी पर नोट करके इसमें आपको जो पॉइंट अच्छा लगे अगर आप उसको नोट करके याद करते हैं तो आप अच्छे नॉलेज ले सकते हैं और अच्छे मार्क आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर शुरू करने से पहले हम जाने कि आखिर ये भूगोल क्या है। आखिर हम जब भूगोल ज्योग्राफी बुक पढ़ रहे हैं, आखिर ये क्या है, इसके विषय में जाने। तो कहते हैं ज्योग्राफी क्या है, क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होगा। ऐसा स्वतंत्र विषय जिसके अंतर्गत विश्व का आकाशीय पिंडों का स्थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्र में देखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे भूगोल कहते हैं। अब आगे है, या इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वह शास्त्र जिनके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसे प्राकृतिक विभागों जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर, समुद्र, झील, डमरू, मध्य वन आदि का ज्ञान होता है, उसे भूगोल कहते हैं। आप इसको साधारण भाषा में भी याद कर सकते हैं। अब आगे क्या है, ज्योग्राफी के दो शब्द जियो एंड क्या है, रफी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी यानी कि भूमि और रफी का अर्थ होता है वर्णन। क्या कहते हैं क्वेश्चन, इसमें आप क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि ज्योग्राफी किन शब्दों से मिलके बना है। तो ज्योग्राफी दो शब्द से मिलके बना है, जियो एंड रफी से मिलकर के बना है। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, जिसको हम भूमि कहते हैं, और रफी का अर्थ क्या होता है, वर्णन। अर्थात जिस पुस्तक से हमें पृथ्वी या भूमि के विषय का वर्णन मिलता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम भूगोल कहेंगे, अर्थात पृथ्वी का वर्णन। अब ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के शाखाएं, आखिर ज्योग्राफी के कितने शाखाएं हैं। तो ज्योग्राफी के मुख्य दो शाखाएं होते हैं। एक क्या है, भौतिक भूगोल, और दूसरा क्या है, मानव भूगोल, जिसको हम भौतिक भूगोल को क्या कहते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, और मानव भूगोल को हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। अब भौतिक भूगोल किसे कहा जाता है, तो ज्योग्राफी की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भौतिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक भूगोल कहते हैं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आखिर भौतिक भूगोल के में किसका अध्ययन किया जाता है। तो क्या होगा, अंतर्गत स्थल मंडल हो गया, ये वायुमंडल हो गया, और जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। अब क्या है, भौतिक भूगोल की शाखाएं, आखिर इसकी शाखाएं कितनी है। भौतिक भूगोल की शाखाएं निम्न है, ऐसे लिखेंगे। अब भौतिक भूगोल के 9 शाखाएं होते हैं। प्रथम में क्या है, भू आकृति विज्ञान, दूसरा है जलवायु विज्ञान, पर्यावरण भूगोल, जैव भूगोल, भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी विज्ञान, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, चट्टान विज्ञान आदि। ये सभी क्या है, भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं। अब क्या है, भू आकृतियां विज्ञान क्या है, तो भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी के धरातल के स्थल मंडल के उच्चावचनों का अध्ययन किया जाता है, उसे भू आकृति विज्ञान कहते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा, भू आकृति यानी कि पृथ्वी के जो भी आकृतियाँ होगी उसके अध्ययन जो किया जाता है जिस भूगोल में, उसे हम भू आकृति, यहाँ लिखा है ना भू आकृति विज्ञान, तो इससे आप लगा सकते हैं अनुमान। दूसरा क्या है कि जलवायु विज्ञान, कहते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु मंडल के संगठन, तापीय विशेषता तथा गतियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जलवायु विज्ञान कहते हैं। आगे है पर्यावरण भूगोल। क्या है पर्यावरण भूगोल, भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत हमारे चारों तरफ से वातावरण के समस्त संगठनों का अध्ययन किया जाता है, उसे पर्यावरण भूगोल कहते हैं।
जैव भूगोल किसे कहते हैं? तो भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत धरातल पर पाए जाने वाले जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जैव भूगोल कहते हैं। जैव मतलब वही जीव जंतु के विषय में जो जिस भूगोल से हमें जानकारी प्राप्त होता है उसे हम जैव भूगोल कहते हैं। आगे क्या? भूकंप। भूकंप विज्ञान क्या है? भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भीतर तथा धरातल के ऊपर होने वाली भूकंपों के कारण वितरण क्षेत्र एवं प्रभाव का अध्ययन किया जाता है उसे भूकंप विज्ञान कहते हैं। अब है ज्वालामुखी विज्ञान। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ज्वालामुखी उद्गारों, उसकी प्रकृति, वितरण क्षेत्र तथा प्रभाव का अध्ययन किया जाता है उसे ज्वालामुखी विज्ञान कहते हैं। अब 8वां नंबर है मृदा विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा की संरचना का निर्माण, प्रक्रिया तथा अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है उसे मृदा विज्ञान कहते हैं। आगे हैं कि समुद्र विज्ञान किसे कहते हैं? तो भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत धरातल के लगभग 71% भाग पर फैले महासागरों या सागरों की विशेषताएं तथा लवणता, तापमान, महासागरीय निरपेक्ष एवं जलीय गतियों का अध्ययन किया जाता है उसे समुद्र विज्ञान कहते हैं। ये सब स्टार पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। दोस्तों, आपके सहूलियत के लिए हमने एक एक पॉइंट को अपने कॉपी पर नोट किए हैं, नोट्स बनाए हैं, उसके बाद आपको बता रहे हैं। क्या है फिर आगे? क्या? चट्टान विज्ञान। भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत चट्टानों की संरचना, उनमें उपस्थित खनिज एवं उनके गुणों दोषों का अध्ययन किया जाता है उसे चट्टान विज्ञान कहते हैं। देखिए, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ग्रुप से जुड़ करके आप इसका PDF पा सकते हैं। अब आगे क्या है? मानव भूगोल आखिर क्या है? अब भूगोल की दूसरी शाखाएं हैं मानव भूगोल किसे कहते हैं? तो भूगोल की वह शाखा जो मानव वातावरण अंतर संबंधों के अध्ययन के साथ साथ तद्जनित भूदृश्यों के अध्ययन से संबंध रहती है उसे मानव भूगोल कहते हैं। अब आगे क्या है? आधुनिक एवं वैज्ञानिक मानव भूगोल के विकास की श्री गणेश 19वीं सदी में हुआ। श्री गणेश मतलब शुभारंभ। आरंभ कब हुआ? 19वीं सदी में हुआ। किसका? आधुनिक एवं वैज्ञानिक मानव भूगोल के विकास। आपको क्वेश्चन ऐसे ये स्टार पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव में कि आधुनिक एवं वैज्ञानिक मानव भूगोल के विकास की श्री गणेशा मतलब कब शुरुआत हुआ? तो 19वीं शताब्दी इसका आंसर होगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अब आगे है मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। स्टार पॉइंट वो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। मानव भूगोल की परिभाषाएं देखिए, मानव भूगोल की जो परिभाषाएं हैं ना अनेक तरह से दिया है। जिन्होंने इसका वर्णन किया है वो सब अपना अपना परिभाषा दिया है। तो मानव भूगोल की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से दी है। अब प्रोफेसर विडाल डी लॉब्लास ने क्या कहा मानव भूगोल के विषय में? कहते हैं कि मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक विज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम है। ये किसके अनुसार से था? ये विडाल डी लॉब्लास के अनुसार उन्होंने कहा है ये कथन। और आपको क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव में ये कथन दे करके और ऐसे बताएंगे कि ये कथन किसका है, तो ये याद रहेगा तब ना। अगर मानव भूगोल की परिभाषा पूछे इनमें से जिसका आपको याद होगा वो आप लिख सकते हैं। या क्या कहते हैं? मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों का तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों का पारस्परिक संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान उपलब्ध है। आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं या आप चाहे तो इसको भी याद कर सकते हैं। अब दूसरा प्रोफेसर ने क्या कहे हैं? कहते हैं कि प्रोफेसर जीन ब्रूस ने के अनुसार क्या कहते हैं कि मानव भूगोल
उन सभी तथ्यों का अध्ययन है जो मानव के क्रियाकलापों से प्रभावित है और हमारी पृथ्वी के धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं में से छांटकर एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं। ये प्रोफेसर जी ब्रुन्स के अनुसार है, इन्होंने कहा है ये कथन। अब प्रोफेसर हेस्टिंग्स के अनुसार क्या है, मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण और मनुष्य के कार्यकलाप एवं गुणों के पारस्परिक संबंध के स्वरूप और वितरण के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब रेडजेल के अनुसार, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव भूगोल का परिभाषा रेडजेल के अनुसार क्या है, ये आपके लिए VVI क्वेश्चन है। तो रेडजेल के अनुसार उन्होंने क्या कहे, मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग्य होता है। अब कुमारी सैंपल के अनुसार क्या है, इन्होंने कहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। आपको ऑब्जेक्टिव में यहाँ से यहाँ तक लिख दिया जाएगा और उसमें 4 ऑप्शन, 4 गो प्रोफेसर का नाम दे देगा, 4 गो विद्वान का नाम दे देगा, किसी में दे देगा रेडजेल, किसी में सैंपल दे देगा, 2-3 गो और नाम दे देगा, 2 गो का बोलेगा इनमें से किसका ये कथन है। तो क्या होगा, ये जिसका होगा अगर आप याद कीजिएगा तब ना आपको पता चलेगा कि ये इसी का ही होगा। तो आप इसके विषय में भी आप याद कर सकते हैं। अब आगे क्या है, फिंच एवं ट्रिवार्थ के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, पृथ्वी के धरातल पर मानवीय तथ्यों का क्रमबद्ध वर्णन और अध्ययन तथा वितरण क्षेत्रीय आधार पर प्रस्तुत किया जाना ही मानव और संस्कृति भूगोल का उद्देश्य है। इसके अनुसार से क्या कहा है कि क्षेत्रीय आधार पर प्रस्तुत किया जाना ही मानव और सांस्कृतिक भूगोल का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत भौतिक संस्कृति जो मानव को किसी प्रदेश विशेष पर अधिकार होने तथा उसका संसाधनों के विकास करने से उत्पन्न होती है का अध्ययन किया जाता है। इस संस्कृति में मानव द्वारा जीवन यापन करने के लिए की गई क्रियाएं प्रयत्न सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे भूमि के उपयोग, क्या है, भूमि के उपयोग संबंधी तथ्य, कृषि, निर्माण, उद्योग, व्यापार, खनन एवं अन्य आर्थिक क्रियाएं तथा घर, खेत, सड़क, फैक्ट्रियां और पालतू पशु आदि है। इसके अनुसार से देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए ना मानव भूगोल क्या है, तो इसमें से जो आपको आसान लगे उसका आप याद कर सकते हैं, उसको आप यहाँ से लिख करके या स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए और वहाँ से आप याद कर लीजिए, क्योंकि 1-2 नंबर या क्वेश्चन जरूर पूछेंगे इनमें से। अब आगे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे या कह देंगे कि मानव भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम लिखे, 4-5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेंगे या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो आपको उसके लिए ये पॉइंट्स, उसके जो है ना कुछ कुछ उपक्षेत्र हैं उसका नाम आपको याद करना पड़ेगा, या इनमें से आपको 3 गो पॉइंट दे देंगे इसका मानव भूगोल के उपक्षेत्रों का, 1 गो दूसरा पॉइंट दे देंगे और बोलेंगे इसमें से कौन नहीं है और कौन है। तो आप कैसे इसको पता कीजिएगा। तो मानव भूगोल के महत्वपूर्ण उपक्षेत्रों के नाम निम्न हैं, ऐसे लिखेंगे। एक क्या है, व्यवहारवादी, दूसरा है सामाजिक कल्याण का भूगोल, तीसरा है सांस्कृतिक भूगोल, चौथा है लिंग भूगोल, 5वां है ऐतिहासिक भूगोल, 6ठा है चिकित्सा भूगोल, 7वां है सैन्य भूगोल, 8वां है संसाधन भूगोल, 9वां है कृषि भूगोल, 10वां है औद्योगिक भूगोल, 11वां है विपणन भूगोल, 12वां है पर्यटन भूगोल, 13वां है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल, क्या है 14वां है जनसंख्या भूगोल और 15वां क्या है अधिवास भूगोल। ये सभी जो है ना नाम, ये मानव भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे उसमें से इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछता है, इनमें से पूछा जाता है कि इनमें से कौन उपक्षेत्रों का उसका नाम है। अब आगे क्वेश्चन है कि मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा, लिखेंगे आंसर, मानव भूगोल के अंतर्गत भूपटल के विभिन्न भागों में प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययन को प्रधानता प्रदान की जाती है। चूँकि मानवीय समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है,
क्या क्वेश्चन था कि मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विद्वानों से संबंधित है। तो मानव भूगोल के अंतर्गत, ये जो मानव भूगोल है इसके अंतर्गत भूपटल के विभिन्न भागों, प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययन की या को प्रधानता प्रदान की जाती है, जो कि मानवीय समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। ये आप इसका आंसर लिख देंगे। अब आगे है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन करें। अब इसके विषय क्षेत्र को हम कैसे वर्णन करें। तो मानव भूगोल के अंतर्गत केवल भौतिक वातावरण और आर्थिक परिस्थितियों के संबंध का वर्णन, मानव क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न सभी प्राकृतिक सांस्कृतिक तथ्यों का भी अध्ययन करना आवश्यक होता है। ऐसे सभी सांस्कृतिक तथ्य जैसे मनुष्य या जनसंख्या का क्षेत्रीय वितरण, उसका घनत्व, आवास प्रवास, बस्तियां, नगर, परिवहन के संसाधन एवं मार्ग, सभी इस विज्ञान के विषय क्षेत्र या कार्य क्षेत्र अथवा अध्ययन क्षेत्र का अंग है। देखिए, आप इस वीडियो को अगर आप 4-5 बार सुनते हैं तो आपको सुनने में कम से कम आधा आपको याद हो जाएगा। इस टाइप से अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं ना, आप हेडफोन लगा करके आप सुनेंगे तो उससे भी आपको कुछ ना कुछ पॉइंट याद होंगे। और मानव भूगोल का जहाँ बात है, मानव भूगोल में आप जो जानते हैं वो लिखना है, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं, मानव भूगोल के विषय का क्षेत्र का वर्णन करें। ये जरूरी नहीं है कि हम जो इसमें लिखे, नहीं, आपके पास भी कोई पॉइंट है तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना जरूर है। अब हमने पहले भी बताए थे, विडाल डी लॉब्लास के अनुसार मानव भूगोल का क्या है। तो विडाल डी लॉब्लास महोदय ने मानव भूगोल के तथ्यों को तीन वर्गों में विभक्त किया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कौन कौन। तो जनसंख्या क्या है, जनसंख्या है, किसके अनुसार से, मानव क्या है। विडाल डी लॉब्लास महोदय ने मानव भूगोल के तथ्यों को 3 वर्गों में विभक्त किया है। एक है जनसंख्या, दूसरा है सांस्कृतिक तत्व, तीसरा है यातायात। तीसरा क्या है, यातायात। अब आगे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के वर्तमान जन्मदाता कौन है। तो कौन होगा, फ्रेडरिक रेडजेल, जो कि जर्मन विद्वान। अगर ऐसे भी पूछ सकते हैं, फ्रेडरिक रेडजेल कहाँ के रहने वाले थे, तो क्या कहेंगे, जर्मन विद्वान, जर्मनी के रहने वाले थे। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी आए हुए हैं। तो क्या होगा, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है। तो H.F. टॉजर एरेंटी एस्थेनिज को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। किसको, H.F. टॉजर एरेंटी एस्थेनिज को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। अब क्वेश्चन है कि मानव भूगोल को परिभाषित करें। तो पहले भी हमने इसका एक्सप्लेन किए हैं, आप वो भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। मानव भूगोल की वह शाखा है जो मानव वातावरण के अंतर्गत संबंधों के अध्ययन के साथ साथ तदजनित भूदृश्यों के अध्ययन से संबंध रखती है। उसे हम क्या कहेंगे, मानव भूगोल कहेंगे। अब आगे है, मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है। तो मानव भूगोल के उद्देश्य निम्न है, इस टाइप से लिखेंगे तो अच्छा आकर्षक होता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो क्या होगा, मानव भूगोल के उद्देश्य क्या है। अगर क्वेश्चन पूछेंगे और 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेंगे तो फिर कैसे हम लिखेंगे कि मानव भूगोल का उद्देश्य निम्न है। 1 नंबर क्या है, धरातल के विभिन्न भागों में रहने वाले मानव समुदायों का अपने वातावरण से किस प्रकार समायोजन हुआ है का अध्ययन करना। इसका जो उद्देश्य है वही ना लिखना है कि मानव भूगोल में हमें किस चीज़ का जानकारी मिलेगा, वही सब लिखना है। आगे है, मानव की जनसंख्या से संबंधित विविध पक्षों का अध्ययन, भूमि उपयोग प्रतिरूप की व्याख्या करना। आगे है, मानव द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए विकास अथवा विध्वंस का अध्ययन करना। ये सभी उसका उद्देश्य है। आप इनमें से 3-4 उद्देश्यों को याद कर ले। मानव और वातावरण के कौन से ऐसे पारस्परिक संबंध है जिसके फलस्वरूप समस्त विश्व एक पार्थिक एकता के रूप में दृष्टिगोचर है। इसके विषय में हमें क्या होते हैं, जानकारी मिलते हैं, किससे, मानव भूगोल के उद्देश्य से। अब आगे मानव भूगोल पर टिप्पणी भी अगर कह दे लिखने के लिए तो आप उसी टाइप से भी लिख सकते हैं कि मानव भूगोल के अंतर्गत न केवल मनुष्य और उसके भौतिक वातावरण का
आर्थिक संबंध ही सम्मिलित किया जाता है, वरन मानव भूगोल से संबंधित अन्य शाखाओं आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल तथा ऐतिहासिक भूगोल आदि का मानव की कार्यक्षमता, स्वास्थ्य, शिक्षा, कला, विज्ञान, सरकार, राजनीतिक और धर्म पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। बस ये इसका डिफिनेशन हो गया। आप इतना तक लिखेंगे तो आपको आपके नंबर को बिल्कुल भी नहीं काटा जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है कि साम्यवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। आपके वो बिहार बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, साम्यवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। ये आपको पॉलिटिकल साइंस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका क्या होगा, लुसियन फेवरे ने साम्यवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। और ये कहाँ था, फ्रांसीसी, ये फ्रांस के रहने वाले थे। क्वेश्चन करेगा ऐसे भी कर सकता है कि लुसियन फेवरे कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रांस के रहने वाले थे। अब आगे है कि निश्चयवाद विचारधारा। निश्चयवाद विचारधारा क्या है, आखिर इसके विषय में हम जानते हैं कि निश्चयवाद विचारधारा की मान्यता है कि मानवीय क्रियाकलापों पर भौतिक वातावरण का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। इस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति का दास है। पर्यावरणीय कारक मानव के आचरण, निर्णय क्षमता तथा जीवन पद्धति को निश्चित करते हैं। प्राकृतिक व्यक्तियों के समान मानव तुच्छ होता है, अतः वह मूक बना रहता है और इन्हें झेलता रहता। इस विचारधारा के प्रवर्तकों में हिप्पोक्रेटस, अरस्तु, स्टोवे, हेरोडोटस, जीन वोदिन, मोंटेस्क्यू, इमैनुअल कांट, कार्ल रिटर, वान हम्बोल्ट, हैक्स वकल, स्टेलजेल तथा सेम्पल थे। कुमारी सेम्पल ने मानव को अपनी वातावरण पर्यावरण के प्रति अति संवेदनशील बताया है। आगे है कि मानव मोम या प्लास्टिक के पुतले के समान है, जिस पर वातावरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है तथा वह अपनी भांति अपने को ढाल लेती है। ये सब क्या है, ये सब जो क्वेश्चन था ये निश्चयवाद विचारधारा के जो प्रवर्तक थे उन सब का ये सब मत था। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। और निश्चय विचारधारा में क्या है, मानव भूगोल तल की उपज है। इसका अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि वह पृथ्वी का बच्चा है, इसकी धूल का कण है, वरन यह भी कि पृथ्वी उसे जन्म दिया है, उसका पालन पोषण किया है, इसके कार्य निर्धारित किए हैं तथा उसके विचारों की दशा प्रदान की है, उसके समक्ष कठिनाइयाँ उपस्थित की है तथा कठिनाइयों से बचने की यह भी सुझाए हैं। ये सब जो पॉइंट है ना, ये नव निश्चयवाद जो था, ये सभी विचारधारा नव निश्चयवाद के प्रवर्तकों ने दिए हैं, सब अपने अपने मत के अनुसार। अब आगे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि साम्यवादी विचारधारा क्या है। तो हमने पहले जाने हैं कि मनुष्य जो था ना, इसमें नव निश्चयवाद धारा में अभी हमने जो पढ़े वो निश्चयवाद धारा का था। और ये क्या है, साम्यवादी विचारधारा। इसमें साम्यवाद भी कहा जाता है, इसे साम्यवाद भी कहा जाता है। इस भावना को सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान फेवरे ने संभावनावाद का नाम दिया। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि साम्यवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन है या किसने दिया, तो क्या होगा, ये फेवरे इसका आंसर होगा। फेवरे ने संभववाद का नाम दिया। इस विचारधारा के विद्वान का मत है कि मानव प्रकृति के तत्वों को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। क्या कहते हैं कि मानव जो है प्रकृति के तत्वों को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, सर्वत्र संभावनाएं हैं और मनुष्य इस संभावनाओं का स्वामी है। फेवरे का विचारधारा है कि कहीं अनिवार्यता नहीं है, सब जगह संभावनाएं हैं, मानव उसके स्वामी के रूप में उनका निर्णायक है।
अब एक क्वेश्चन है कि नव निश्चयवाद विचारधारा, पहले हमने निश्चयवाद पढ़े, उसके बाद साम्यवादी विचारधारा पढ़े, अब क्या है नव निश्चयवाद विचारधारा क्या है। अगर पूछ लिया जाए तो कैसे इसको लिखेंगे। इसे आधुनिक निश्चयवाद तथा वैज्ञानिक नियतिवाद भी कहा जाता है। इसको आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक निश्चयवाद तथा वैज्ञानिक नियतिवाद किसे कहा जाता है, तो नव निश्चयवाद विचारधारा को कहा जाता है। इस विचारधारा का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था। इसका क्या था, ग्रिफिथ टेलर ने किया था। इसका किसका, नव निश्चयवाद का। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। तो नव निश्चयवाद का विचारधारा का प्रवर्तक कौन है, ग्रिफिथ टेलर ने किया था। यह विचारधारा निश्चयवाद एवं संभावनावाद के बीच की विचारधारा है। यहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं। निश्चयवाद के समर्थकों ने अपने अपने अनुसार से अनेक अनेक मत दिए हैं, लेकिन अगर आप एक भी याद करते हैं तब ना वो सटीक आंसर होना चाहिए। अब इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन और VVI क्वेश्चन है कि प्रकृति का मानवीयकरण क्या है। ये VVI क्वेश्चन है, आप इसको नोट करके याद करेंगे। जब मानव दिए गए अवसरों का लाभ उठाता है तब उसके क्रियाकलाप की छाप प्राकृतिक वातावरण पर भी पड़ते हैं। क्या कहते हैं, जब मानव दिए गए जो भी अवसर देते हैं उसका लाभ उठाता है तब उसके क्रियाकलापों की छाप क्या होता है, प्राकृतिक वातावरण पर पड़ती है। इस परिस्थिति को प्रकृति का मानवीयकरण कहते हैं। इस परिस्थिति को क्या कहते हैं, मानवीयकरण। जैसे कि अगर हम कोई काम करते हैं, जैसे अगर हमने फैक्ट्री डाले हैं तो क्या होता है, उससे जो धुआं होता है वो हमारे प्राकृतिक पर छाता है कि नहीं छाता है, कितना बीमारी वगैरह फैलता है, ये सब क्या होते हैं, प्राकृतिक पर छाता है। कितने जीव जंतु मारे जाते हैं उस धुएं के कारण। तो वही कह रहे हैं ना कि जब दिए गए अवसरों का मानव लाभ उठाता है उसके क्रियाकलापों की छाप प्राकृतिक वातावरण पर पड़ती है। इस परिस्थिति को प्रकृति का मानवीयकरण कहते हैं। अब मानवीय क्रियाकलापों की छाप आज सर्वत्र दिखाई देती है कि नहीं देती है। जैसे गांव, खेत, नगर, सड़कें, रेल मार्ग, खाने, बंदरगाह आदि इसी अभिव्यक्ति है कि नहीं है। इसमें क्या बोलते हैं, प्रकृति का मानवीयकरण का। अगर ये सब पॉइंट आप लिखते हैं तो आपका एक भी मार्क बिल्कुल भी नहीं कटने वाले हैं। और इसको आप समझ करके याद करें, बिना समझे हुए बिल्कुल भी आप याद नहीं करें, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगे, इसी वजह से हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बाकी हम कहना चाहेंगे कि अगर आप कोई सपना सजाए हैं ना तो प्लीज़ उस पर आप मेहनत करना शुरू कर दे। बिना मेहनत किए हुए कोई जय जयकार नहीं होता है। तो दोस्तों बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को भी दबाएं और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद।